यहूदा और सामरिया में पिछले 40 वर्षों से कानून के शासन की रक्षा करने में लापरवाही बरती जा रही थी। जब जमीन के मालिकाने के बारे में बुनियादी कानून का शासन नहीं होता और हर विवाद में वही जीतता है जो ताकतवर होता है। मान लीजिए जो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हिंसक है वही इलाके पर काबू पा लेता है। ये हिंसा के साथ काम करने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन पैदा करता है। इसका समाधान इसे संगठित करना है और यहूदा और सामरिया में सैन्य ढांचे से हटकर असल में पुलिस के जरिए कानून लागू करने की ओर बढ़ना है। मैं संप्रभुता घोषित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुद घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं असली संप्रभुता लागू करने की बात कर रहा हूँ। नागरिक मुद्दों को नागरिक तरीकों से सुलझाने की बात कर रहा हूँ। निर्माण योजनाओं को लेकर इजराइल पर भारी यूरोपीय प्रतिबंधों की धमकी से लेकर कुछ सेरा में संघर्ष और एक ऐसे सांसद तक जिसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, वो सुर्खियां बटोर रहे हैं जब वो आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाले एक फिलिस्तीनी स्मारक को तोड़ते हैं। यहूदा और सामरिया में असली मुद्दा आपकी जानकारी से कहीं बड़ा है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमियाद कोहेन है। मैं इलाना मिजराही डायमंड हूँ और ये है बेसिक लॉ। अमियाद, शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद राज, मुझे फिर से बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है बॉस। ठीक है, तो आपकी थीसिस, चलिए सीधे उसी पर आते हैं। ये काफी उत्तेजक है। मूल रूप से आप कहती हैं कि यहूदी राष्ट्रवादी अपराध या राष्ट्रवाद के किसी भी अन्य उपयोग का मुद्दा एक बड़े समस्या के लिए बहाना है, जो कि यहूदिया और सामरिया में कानून के शासन की पूरी तरह से कमी है। कृपया समझाइए। वाह, ये तो सीधा साधा था। 1967 से यहूदिया और सामरिया और वास्तव में इससे पहले 1948 में जब जॉर्डनियों ने अवैध रूप से यहूदिया और सामरिया पर कब्जा कर लिया था और उस पर नियंत्रण कर लिया था, वह कानून का शासन नहीं था क्योंकि वह जॉर्डन की व्यवस्था के बाहर था और उन्होंने उस पर पूरी तरह से शासन नहीं किया था। और जब इजराइल ने 1967 में इसे वापस लिया तो हम डर गए थे कि वे वास्तव में यहूदिया और सामरिया पर इजरायली कानून लागू कर रहे हैं। तो हुआ ये कि वहां एक ऐसा क्षेत्र था जहां कोई असली केंद्रीय सरकार नहीं थी। केंद्रीय सरकार नागरिक विवादों को सुलझाने और निजी संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जब हम 90 के दशक में पहुंचे और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ हुआ समझौता वास्तव में कानून के शासन को लागू करने में एक और बाधा बन गया, क्योंकि जहां फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने क्षेत्र ए पर 100% नियंत्रण किया और क्षेत्र बी पर कुछ हद तक नागरिक प्रशासन था, वहीं क्षेत्र सी एक तरह की अनिश्चितता में था। क्योंकि आज ये इजरायली नियंत्रण में है, लेकिन भविष्य में अगर वे ओस्लो समझौतों के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं तो एक दिन ये बदल सकता है। ये फिलिस्तीनी होने वाला है। इजरायल का मकसद उस क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज करना था और फिलिस्तीनी हित ये था कि वे उस क्षेत्र के अंदर घुसपैठ शुरू करें, जमीन पर हकीकत बनाएं और बिना किसी बातचीत के भी क्षेत्र सी पर मतलब नियंत्रण कानूनी हासिल या करें। अवैध निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं, दसियों हजार, अगर नहीं तो मुझे लगता है कि लगभग 100,000। ये उन दसियों हजार घरों में से एक है। ये कृषि है। वहां उन्होंने और भी कई चीजें की, जिसमें पुरातात्विक स्थलों को नष्ट करना भी शामिल है। उन्होंने वहां इजरायली प्राधिकार को कमजोर करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां की और इजरायली प्रशासन ने ओस्लो समझौतों के तहत क्षेत्र सी में अपना प्राधिकार लागू नहीं किया। इसके अलावा यहूदा और सामरिया में एक पूरी तरह से अलग समस्या है, जहां हर आधुनिक देश में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संपत्ति, खासकर जमीन का मालिकाना हक आधुनिक तरीकों से होता है। हर आधुनिक राज्य में हर आधुनिक राज्य में आपके पास एक जीआईएस होता है, जो कि आज के समय में एक डिजिटल भौगोलिक नक्शा है, जिससे आप ठीक ठीक देख सकते हैं कि हर क्षेत्र कहाँ स्थित है, वो कैसे व्यवस्थित है और उसकी जमीन का मालिक कौन है, और जमीन की बहुत स्पष्ट मालिकाना जानकारी होती है। आज के यहूदा और सामरिया में क्योंकि किसी में भी वास्तव में कानून के राज को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का साहस नहीं है, खासकर दो देशों के बीच विवादित भूमि में तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें पूरी दुनिया शामिल है। तो हमारे पास भूमि स्वामित्व की संरचनाओं और कानूनों की चार परतें हैं, ऑटोमन साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश, जॉर्डनवासी और फिर इजरायली तक। भूमि स्वामित्व की चार अलग अलग दृष्टिकोण और संरचनाएं। आपको एक उदाहरण देने के लिए, ऑटोमानी लोगों के पास कुशान और मलिया होते हैं। कुशान भूमि के स्वामित्व का एक प्रकार का औपचारिक पंजीकरण होता है। ये लिखित दस्तावेज है और आज भी इस्तांबुल में कुशान मौजूद है और उनमें उस भूमि के सटीक बिंदु नहीं होते जो स्वामित्व में है, बल्कि यह एक कहानी होती है, पेड़ से लेकर पहाड़ तक, नदी तक,
और आप समझ ही नहीं सकते कि इसका क्या मतलब है। मालिया में तो हाल और भी बुरा है। खजाने का नक्शा, हाँ हाँ। ये एक खजाने के नक्शे जैसा है, बिल्कुल खजाने के नक्शों जैसा। मालिया में तो हाल और भी बुरा है। ये मालिकाना हक नहीं है, ये उस्मानी सरकार की तरफ से एक रसीद है कि आप किसी चीज पर टैक्स दे रहे हैं। ये 20 एकड़ भी हो सकता है या 1500 एकड़ भी, किसी को नहीं पता। और जो दलील वो देते हैं वो है 20 एकड़। हाँ, हमने अधिकारियों से झूठ बोला कि ये 20 एकड़ है ताकि कम टैक्स देना पड़े, लेकिन असल में ये 150 एकड़ है। जमीन का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है। ब्रिटिश लोग एक अलग व्यवस्था के साथ आए, जिसमें नगर पालिकाओं ने जमीन के मालिकाना हक को संगठित किया। और फिर आप जॉर्डन वासियों के पास जाते हैं जिन्होंने जमीन के मालिकाना हक को और आधुनिक तरीके से संगठित करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 30% इलाके में ही ये किया। और फिर इजरायलियों का आना, और ये पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। तो जमीन के मालिकाना हक की 4 अलग अलग व्यवस्थाएं यहूदा और सामरिया क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता पैदा कर देती हैं। और अभी इस सब का प्रशासन कौन कर रहा है? क्या वो कोगाट है? कुछ हिस्सा कोगाट के अधीन है, कुछ हिस्सा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन है, और ज्यादातर हिस्से का कोई नहीं है। हर कोई इस स्थिति से अपने हाथ खींच रहा है और इसे गंभीरता से संबोधित नहीं कर रहा है, क्योंकि वे दुनिया के सामने राजनीतिक परिणामों से डरते हैं। अब यहाँ यूरोपीय लोग, और आपने पहले उनका जिक्र किया था, वे हर कानूनी आदेश के बावजूद जमीन पर हकीकतें कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन जगहों पर अवैध निर्माण कर रहे हैं जो ओस्लो समझौतों के अनुसार, जिसे उन्होंने कानूनी ढांचा माना था, उनके लिए वहां निर्माण करना अवैध है, और असल में वो इजरायली क्षेत्र है। सही है। वे जमीन पर हकीकतें कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इजराइल को मजबूर किया जा सके कि वो ओस्लो समझौतों के अगले स्तर पर राज्य तक जाएं। दूसरी ओर इजराइल भी वही कर रहा है, और आज जिसे हम रैंच यानी हवॉट कहते हैं, यहूदा और सामरिया के चारों ओर हवॉट बना रहा है ताकि क्षेत्र सी पर नियंत्रण फिर से हासिल किया जा सके। लेकिन क्योंकि इन क्षेत्रों का कोई असली मालिक नहीं है, ये सब दो पक्षों, फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच सीधा टकराव है। अब जहां कानून का शासन नहीं है, और यही मुख्य तर्क है, जब जमीन के मालिकाने को लेकर कानून के शासन की कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं होती, और हर विवाद में वही जीतता है जो ताकतवर है। मान लीजिए जो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हिंसक है वही इलाके पर कब्जा कर लेता है। ये हिंसा का सहारा लेने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन पैदा करता है। और यही यहूदिया और सामरिया की मुख्य समस्या है कि इजरायली सरकार की कानून लागू करने में कमजोरी, मुख्य रूप से क्षेत्र सी में, क्योंकि फिलिस्तीनी उन्हें लागू कर रहे हैं, और उनका फिलिस्तीनियों के साथ यहूदिया और सामरिया में टकराव होने का डर, कानून लागू करने की उनकी अनिच्छा यहूदिया और सामरिया में और अधिक हिंसा पैदा करती है। तो मैं इसमें और गहराई से जाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मुझे पता है कि कुछ लोग इसे सुनते हुए कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये कुसादा में जो हुआ, उसकी असर में व्याख्या कैसे करता है? अच्छा, तो ये असल में कैसे समझाता है कि पिछले हफ्ते हमारे साथ ये हुआ? बिल्कुल पागलपन भरी घटना, जहां नेसेट का एक सदस्य जाता है, मुझे नहीं पता वो क्षेत्र ए था या बी, सैन्य सुरक्षा में, और एक हथौड़ा लेकर एक फिलिस्तीनी आतंक स्मारक को तोड़ना शुरू कर देता है, और किसी तरह उस आतंक के स्मारक को नष्ट करते हुए वो न सिर्फ अपनी खुद की राजनीतिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपनी पार्टी और इजराइल राज्य को भी नुकसान पहुंचाता है। जो कुछ भी उसने वहां किया, उससे कहीं ज्यादा गंभीर रूप से। मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि हम सिर्फ इस तरह के प्रणालीगत विश्लेषण और सिद्धांत के स्तर पर जा रहे हैं, जैसा कि हम अक्सर इस शो में करते हैं, और इन वाकई संवेदनशील मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और ये काफी सरल है। कानूनी पहलू उन लोगों के लिए एक अवसर है जिनके पास राष्ट्रीय पहचान है और दोनों पक्षों से प्रोत्साहन है ताकि वे काम कर सकें। अगर कानून का राज और स्वामित्व की स्पष्टता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं और कौन सा बहाना लाते हैं। ये चोरी है और आप इससे नहीं निपटते। लेकिन उदाहरण के लिए कुत्जा सवाल है। एक घर है जो क्षेत्र सी में अवैध रूप से बनाया गया था। ये एक अवैध घर है। अब उस अवैध घर पर कोई भी कानून लागू नहीं कर रहा है। अब जब सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियां, जो लोग कानून के शासन के लिए जिम्मेदार हैं, वे कानून लागू नहीं करते, आम लोग ही कानून लागू करेंगे। अमेरिका में यह काफी स्पष्ट है। पुलिस आपकी निजी संपत्ति की रक्षा करने में आपकी मदद करती है। अब क्या राष्ट्रीय निजी संपत्ति होती है? और जब सरकार सरकारी स्वामित्व, राष्ट्रीय राज्य का अधिकार लागू नहीं करती, तो फिर ये कौन करेगा? यही वो जगह है जहां बहुत से इन बसने वालों की सोच इसी तरह होती है। वे एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से आ रहे हैं और कह रहे हैं, हम राष्ट्रीय लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि राष्ट्र डरा हुआ है और इतना कमजोर है कि वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। अब उनके लिए ऐसा करना गलत है। वे सोचते हैं कि हम अभी भी 48 से पहले के उस दौर में हैं जब भूमिगत गतिविधियां चल रही थीं। मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ
क्योंकि ये शो शुरू में कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें मैं तथाकथित सेटलर हिंसा की परिघटना या यहूदी राष्ट्रवादी अपराध की परिघटना के आंकड़ों के बारे में बात करती। और हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि यहूदा और सामरिया में वास्तव में रहने वाले लोगों में से, जिसमें आप भी शामिल हैं, 1% से भी कम लोग इसमें शामिल हैं। तो जब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो असल में हम कुछ सैकड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से लगभग 100 से भी कम लोग जिनकी उम्र लगभग 12 से 28 साल के बीच है, ठीक है, जो पारंपरिक शिक्षा और पारिवारिक जीवन से बाहर हो गए हैं और जिन्होंने वहां अपनी विचारधारा और अन्य तरह की जिंदगी बना ली है। तो मैं आपकी बात पे वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी इसीलिए चीजें यह बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, यही है हिंसा। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि हिंसा है, ये कुछ सीमित लोगों तक ही है। लेकिन राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा करना वे उससे कहीं ज्यादा हैं, और आज वे ज्यादातर आईडीएफ के साथ मिलकर यही कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद आईडीएफ, लेकिन कानूनी रूप से आपका मतलब है कि ये कानूनी गतिविधि है। फिर से कानूनी रूप से इसकी परिभाषा जटिल है। उनके पास सरकार का समर्थन है। क्या यह हर यहूदा और सामरिया में इजरायली कानून के उपविधि के अनुसार है? जटिल है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां तक कि सेना द्वारा इन पोस्टों को लगाना भी हर परिभाषा के अनुसार नहीं है। अब अवी ब्लूट, जो इजराइल की केंद्रीय कमान के कमांडर हैं, उन्हें सलाम, वो समझते हैं ये लड़ाई सिर्फ किसी कानूनी ढांचे को एक ऐसे संघर्ष क्षेत्र में लागू करने से कहीं ज्यादा जटिल है जिसे हमने 30-40 सालों तक नजरअंदाज किया। ये फिर से जटिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोई सीधा जवाब है। हिंसा को एक तरफ रखते हुए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या चीज है जो हिंसा को वास्तव में होने देती है। 99% लोग हिंसक नहीं हैं। वे असल में आदर्शवादी लोग हैं जो एक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लड़ने के लिए सरकार बहुत कमजोर है। दूसरी ओर मेरा समाधान है जेम्स क्यू विल्सन का समाधान, टूटी खिड़की सिद्धांत वाला समाधान। वो आता है और कहता है, सुनिए, समस्या है कानून के शासन की स्पष्टता, जमीन के मालिकाना हक की स्पष्टता। और अगर कानून लागू करने वाले कानून को लागू नहीं करते तो आम लोग भी उसे तोड़ देंगे। मैं ये बात उस लेख पर आधारित कर रहा हूं, जेम्स क्यू विल्सन के 1982 के लेख पर, जिसमें उन्होंने एक समृद्ध समुदाय में एक उपेक्षित कार रखी थी, और जब उसकी उपेक्षा की गई तब भी आम लोग, अमीर लोग, सामान्य लोग, सबने उस कार के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे तोड़ दिया। ये तब होता है जब कानून का राज नहीं होता। ऐसी चीजें होती हैं। जुडिया और सामरिया में पिछले 40 वर्षों से कानून के राज की रक्षा करने में उपेक्षा की जा रही थी। फिलिस्तीनियों ने जो चाहा वो किया और अवैध रूप से एरिया सी के 50% से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उन इलाकों में पेड़ लगाए जिन पर उनका कभी मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने घर बनाए, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पिछले 40 सालों से, ओस्लो की शुरुआत से, यानी 30 सालों में अपने कस्बों की सीमा से बाहर अपने कस्बों का विस्तार किया, और उन्होंने ये इससे भी पहले किया था, लेकिन तब उसे एरिया सी नहीं कहा जाता था। समस्या है कानून के राज की कमी, जूडिया और समरिया में संगठित भूमि स्वामित्व की कमी। समाधान है इसे संगठित करना और जुडिया और समरिया में सैन्य नियंत्रण से हटकर वास्तव में पुलिस के जरिए कानून लागू करना। हम अभी थोड़ी ही देर में उस पे आएंगे। चूंकि ये एक लंबे समय से चला आ रहा घटनाक्रम है, इस पर अब तक क्या चर्चा हुई है, अगर हुई हो तो मुझे लगता है सबसे पहले इजराइल में राजनीतिक बातचीत बहुत सतही है। हम इसे अर्थशास्त्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा में और निश्चित रूप से कानूनी दुनिया में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके किए गए काम की वजह से है, और ये मुश्किल है क्योंकि यहाँ के राजनीतिक हित और अंतर्राष्ट्रीय दखल बहुत गंभीर हैं। दुनिया इजराइल को वास्तव में इस अराजकता को पैदा करने के लिए मजबूर कर रही है। वे इजराइल को कानून लागू करने से रोक रहे हैं क्योंकि हर बार जब आप एक अवैध फिलिस्तीनी घर को नष्ट करते हैं तो इसे मूल फिलिस्तीनियों पर इजरायली अत्याचार के रूप में देखा जाता है। और जब आप उन इजरायली चौकियों को नष्ट करते हैं जो कानूनी हैं, या जब आप कानूनी इजरायली कस्बे बनाते हैं, तो यूरोपीय लोग कहते हैं कि वास्तव में बस्तियां बसाना अवैध है, जबकि ये गलत है। तो वास्तव में क्या कानूनी है और क्या अवैध, इसकी कोई असली कसौटी नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि आप यहूदिया और सामरिया का भविष्य कैसे देखते हैं। अब 7 अक्टूबर से पहले इजरायली आबादी में 50-50 या 60-40 का बंटवारा होता था कि हमें फिलिस्तीनियों के साथ एक स्थिर शांति हासिल करनी चाहिए।
40% इजरायली इस बात से सहमत थे कि एक स्थिर शांति के लिए यहूदिया और सामरिया के अधिकांश क्षेत्र वापस दे दिए जाएं। 7 अक्टूबर के बाद गाजा में पिछले प्रयोग की विफलता के बाद जब हमने वास्तव में फिलिस्तीनियों को एक राज्य दिया और उन्होंने हमारे बच्चों और महिलाओं का नरसंहार किया, हम यहूदी लोग, जैसा कि मैं भविष्य के दशकों में देखता हूं, फिर कभी वो प्रयोग नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह है कि यहूदिया और सामरिया में फिलिस्तीनी राज्य की कल्पना कभी पूरी नहीं होगी। तो क्षेत्र सी आने वाले भविष्य में कभी भी फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकार और जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बनेगा। उससे भी बढ़कर अब ये पीए नहीं है। हर कोई समझता है कि यहूदिया और सामरिया में अधिकांश फिलिस्तीनी हमास का समर्थन करते हैं, तो हर कोई जानता है कि वहां हमास है। तो सवाल यह है कि हम इस क्षेत्र से कैसे निपटें और आज से भूमि स्वामित्व और क्षेत्रीय व्यवस्था को रणनीतिक रूप से कैसे संभालें। ये आज की बातचीत में है। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक जो हुआ वो ये है कि हमने हवोट और जुदेया व सामरिया के आसपास की रेंचों के जरिए फिर से नियंत्रण हासिल किया है, 100 से भी ज्यादा। उन्होंने वहां बसने वालों को रखा है, अच्छे बसने वाले, जो वास्तव में कानून का राज को एक अलग तरीके से लागू कर रहे हैं, और ये वास्तव में हो रहा है और फिलिस्तीनियों को वापस वहां धकेल रहा है जहां उन्हें होना चाहिए, यानी क्षेत्र ए और बी में। और जो फिलिस्तीनी क्षेत्र सी में रहते हैं उनकी अपनी जगह है, उनका अपना स्थान है, क्योंकि ये समझौते के अनुसार है। तो ये ओस्लो समझौते के ग्राउंड जीरो पर वापस जा रहा है, कम से कम आज के समय में यहूदा और सामरिया के अधिकांश हिस्सों में भूमि स्वामित्व के मामले में। ये एक अच्छी बात है। मुझे इस मामले की जो बात पसंद है वो ये है कि ये निष्पक्ष है, ये नीति आधारित है, ये प्रणालीगत है, ठीक है। और मुझे लगता है हम जो काम करते हैं उसमें ये वास्तव में मुझे भ्रमित नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि इसे शायद दर्शकों के लिए और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो यहाँ पर ये बात है कि यहूदा और सामरिया में एक अलग इजरायली दृष्टिकोण के लिए रणनीतिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के ऐसे कई ठोस तर्क हैं या दिए जाने चाहिए, जो कि आप जो कह रही हैं उसके आधार पर न केवल यहूदी बल्कि फिलिस्तीनी भी। ठीक है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में इसे एक दक्षिणपंथी एजेंडा के रूप में प्रस्तुत करना किस हद तक नुकसानदायक रहा है। और E1, जो कि निश्चित रूप से इन कथित या रिपोर्ट की गई यूरोपीय प्रतिबंधों की धमकी का विषय है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये शायद इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही हैं जिसे 90 के दशक की शुरुआत में ही मंजूरी मिल गई थी, जब ओस्लो समझौता भी अस्तित्व में नहीं था, और इसे इजराइल राज्य की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यकता के रूप में देखा गया था, और अब भी देखा जाता है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि माले अदुमीम अवैध निर्माण के कारण चारों तरफ से घिर जाए और यरूशलेम से कट जाए, जो पहले से ही हो रहा है, और गलियारा सकरा हो गया है। ठीक है, लेकिन किसी तरह वो बात खो जाती है, और आप जानती हैं, ये बस इस कहानी में कहीं दब जाती है, दोनों ही तरफ से। मुझे लगता है इजरायली जो इस समय सरकार में इसके बारे में सबसे ज़्यादा मुखर हैं, और निश्चित रूप से मीडिया जो इसे राजनीतिक एजेंडा बनाने का मौका देखती है। और इसलिए लेकिन राजनीतिक एजेंडा भविष्य को लेकर एक दृष्टिकोण पर टिका है। शांति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वामपंथियों की शांति को लेकर यह धारणा है कि उन्हें वही दे दो जो वे चाहते हैं, उन्हें खुश कर दो और फिर हमें शांति मिल जाएगी। दक्षिणपंथी रूढ़िवादी नजरिया इसका उल्टा है, उन्हें रोक कर रखो, रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण रखो, इससे वे दोबारा आप पर हमला करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और हम जिसे ताकत से मिली शांति कहते हैं वो बनी रहेगी। रणनीति उन नीतियों में काफी अलग होती है जिन्हें आप आज वास्तव में अपनाते हैं। E1, अगर आप नक्शा समझते हैं तो E1 यरूशलेम के पूर्व में माले अदुमीम तक है। E1 की रणनीति एक फिलिस्तीनी राज्य को रोकने के लिए है, ताकि अम, एक संगठित एकजुट क्षेत्र ना बन पाए जिसके बीच में इजरायली क्षेत्र की कोई रुकावट ना हो। यही E1 का उद्देश्य है। ये 90 के दशक में हार होमा है जिससे नेतन्याहू ने पूर्वी यरूशलेम में बनाने की मंजूरी दी थी, जिससे यरूशलेम के दक्षिणी हिस्से में रोक लग गई थी। और अब E1 यरूशलेम के पूर्वी हिस्से का उत्तरी भाग है और यह एक स्थिर क्षेत्र, एक संगठित क्षेत्र को रोकता है जो फिलिस्तीनी राज्य के लिए है, जो यहूदिया और सामरिया के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी हिस्से को अलग करता है, जहां हेब्रोन और बैतलहम है, जहां रामला और शेखेम है, और ये फिलिस्तीनी भविष्य के राज्य को दो हिस्सों में बांट देता है। यही उद्देश्य है दक्षिणपंथियों का, जो E1 बनाना चाहता है। वामपंथियों की नजर में E1 एक रणनीतिक लक्ष्य है जो शांति और फिलिस्तीनियों को राज्य मिलने की संभावना को रोककर भविष्य को नष्ट करने के लिए है। अब
दक्षिणपंथी इजरायली यानी रूढ़िवादी फिलिस्तीनी राज्य को एक खतरे के रूप में देखते हैं और वे जॉर्डन से लेकर सीरिया, इराक, ईरान तक जिहादी लहर को देखते हैं, जो नाजियों की एक विशाल लहर है जो अगर उनके पास क्षमता हो तो हमें मारना चाहती है। और वे देखते हैं कि केवल एकमात्र भौतिक बाधा जो उन्हें कफर सबा और तेल अवीव में घुसने से रोकती है, वो है जॉर्डन नदी। और जॉर्डन नदी को इजराइल की पूर्वी सीमा होना चाहिए। तो रूढ़िवादी तर्क ये होगा कि हम फिलिस्तीनियों को व्यक्तियों के रूप में 100% व्यक्तिगत अधिकार देने के लिए तैयार हैं। हम आपको अपने शहरों में कुछ हद तक स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार हैं, ताकि आप अपने स्थानीय स्तर पर अपने स्थानीय मामलों को खुद संभाल सकें। लेकिन यहूदा और सामरिया में कोई राष्ट्रीय संप्रभुता नहीं होगी। यही रूढ़िवादी तर्क है। हम अपने लिए यह अनुमति नहीं दे सकते कि हमारी पूर्वी सीमा कफर सबा से लेकर ईरान तक जुड़ी हो। हम इसे रणनीतिक रूप से होने नहीं दे सकते। अब मैं बस इतना जोड़ूंगा कि अच्छी संभावना है, बहुत अधिक संभावना है कि अगले 1 या 2 दशकों में जॉर्डन के राजा का शासन गिर सकता है। उनका कोई असली बेटा नहीं है जो इसे चला सके। वहां ज्यादातर फिलिस्तीनी है। और फिर जॉर्डन, जो मध्य पूर्व में किसी तरह की स्थिर जिंदगी थी, वो इजराइल और जॉर्डन के बीच की 350 किलोमीटर लंबी सीमा पर अक्टूबर 7 जैसे आतंकवाद का प्रवेश द्वार बन जाएगा। ये एक रणनीतिक खतरा है। वामपंथी समाधान यह है कि वेस्ट बैंक और यहूदा और सामरिया में एक फिलिस्तीनी राज्य बनाया जाए। और उनका मानना है कि इससे उन्हें शांत किया जा सकता है, क्योंकि विवाद का कारण एक क्षेत्रीय विवाद है। रूढ़िवादी तर्क ये है कि ये एक धार्मिक विवाद है, ये जिहाद है, ये दारुल इस्लाम है, ये मुसलमानों की जमीन है और ये कभी काम नहीं करेगा। हमें ताकत के जरिए शांति स्थापित करनी होगी। फिर अगला नीति संबंधी सवाल होगा, तो आप उस क्षेत्र का प्रशासन कैसे करेंगे? यूरोप और अमेरिका के डेमोक्रेट्स आकर कहेंगे, आपको उस क्षेत्र को एक फिलिस्तीनी राज्य के लिए तैयार करना होगा। जो कुछ भी आप फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली कानून लागू करने के लिए करते हैं, वो वास्तव में शांति को रोकता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत होगा। तो नीतियां आपके मानसिकता की स्थिति और इस पर आपके दार्शनिक दृष्टिकोण का परिणाम है कि मध्य पूर्व में शांति का भविष्य क्या है। पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे बस लगता है कि इस मुद्दे पर और कई अन्य मुद्दों पर दक्षिण पंथ एक ऐसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है जो जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में अच्छी तरह से अनुवादित हो। मेरा अंग्रेजी तो गई। और जो बात आप कह रही हैं, जो बात मीडिया में उठाई गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो दब गई है। आप जानती हैं, जो कट्टर दक्षिणपंथी कहते हैं या दक्षिणपंथी कहते हैं, और ये किसी भी समस्या को हल करने में मददगार नहीं है। अब मैं आपके समाधान की ओर बढ़ना चाहती हूँ, ठीक है? जो कि यहूदिया और सामरिया में कानून प्रवर्तन के लिए है। तो हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो असली समाधान यह है कि यहूदिया और सामरिया, और निश्चित रूप से क्षेत्र सी, जो कि यहूदिया और सामरिया क्षेत्र का लगभग 60% है, को संबोधित करना शुरू किया जाए पुलिस अधिकारियों के साथ, और वास्तव में इसे एक नागरिक क्षेत्र की तरह पुलिस व्यवस्था के तहत संभालते हुए। मैं कई वर्षों से यहूदिया और सामरिया में एक रिजर्विस्ट रहा हूं, और मैंने यहूदिया और सामरिया में सुरक्षा में काम किया है। मेरी एक कंपनी है जो ये काम करती थी। और समस्या ये है कि रणनीति फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच संघर्षों को सुलझाने की सामरिक रणनीति कानूनी मुद्दों के कारण है। इसे एक पल के लिए अलग रख दें सेना के साथ। अब एक सैनिक जिसके पास M4 है, उसकी मानसिकता यही है कि मैं दुश्मन को कैसे मारूं। यही सेना करती है। और ज्यादातर विरोध प्रदर्शनों से निपटना। और मैं ये नहीं कह रहा कि गाजा क्षेत्र में आतंक नहीं है, वहां है, और उसे सबसे अच्छे तरीके से सेना और विशेष इकाइयों और हर चीज के साथ सुलझाने की जरूरत है। लेकिन रोजमर्रा के आधार पर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच ज्यादातर संघर्ष नागरिक संघर्ष होते हैं, जो दो अलग अलग राष्ट्रवादियों के बीच वैचारिक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के कारण होते हैं। लेकिन ये स्थानीय, घरेलू और जमीन इलाके से जुड़े मुद्दों पर नागरिक संघर्ष हैं। विरोध प्रदर्शन और ऐसे कई दूसरे मुद्दे। एक सैनिक के पास ना तो उपकरण होते हैं, ना ही प्रशिक्षण होता है, ना ही अधिकार होता है, ना ही कानूनी अधिकार होता है कि वो इन विवादों में वास्तव में कानून लागू कर सके। इन चुनौतियों का सही समाधान पुलिस के साथ ही किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पुलिस वास्तव में बिना घोषणा के, लेकिन वास्तव में कानून को लागू कर रही है, जिसका मतलब है व्यावहारिक रूप से संप्रभुता। तो पूरा राजनीतिक तंत्र 7 अक्टूबर तक
यहां तक कि दक्षिणपंथी नेतन्याहू और अन्य लोग भी यहूदिया और सामरिया में संप्रभुता का प्रयोग करने से डरते थे। 7 अक्टूबर के बाद शायद ये बदल गया। कुछ हफ्ते पहले सरकार, रक्षा मंत्री, उसके बाद कोगाट योरम हलेवी, मेजर जनरल योरम हलेवी ने यह तर्क दिया था, हमें यहूदिया और सामरिया में पुलिस अधिकारियों की तैनाती बढ़ाने की जरूरत है ताकि दोनों तरफ की हिंसा को कम किया जा सके। एक फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन और मान लीजिए फिलिस्तीनी हिंसा, एक तरफ आतंकवाद नहीं, हिंसा जो है, और दूसरी तरफ यहूदी हिंसा, इजरायली हिंसा जो वहां है। दोनों का कारण, जैसा कि हमने पहले समझाया, कानून के शासन की कमी है। जैसे ही आप हर चीज को व्यावहारिक संप्रभुता के साथ संबोधित करते हैं, मैं घोषणात्मक संप्रभुता की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे खुद घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग करने की बात कर रहा हूं। नागरिक मुद्दों को नागरिक साधनों, नागरिक रणनीतियों, नागरिक उपकरणों के साथ सुलझाने की बात कर रहा हूं। यह संघर्षों को रोकने, विवादों को सुलझाने में सफल होगा और उन्हें भड़काने का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि सैनिकों के पास वास्तव में उन्हें सही तरीके से सुलझाने का न तो ज्ञान है, न क्षमता है और न ही उपकरण है। यह उस घटना में दिखता है जो कुछ हफ्ते पहले कफर टेल में हुई थी, जब 4 लोग मारे गए थे। अगर वहां पुलिस होती तो ये अलग दिखता, बजाय इसके कि वहां सैनिक थे। एक समूह हाइकर्स का जो बिना अनुमति के घुस गए थे, या आप जानते हैं जो भी था, शायद एरिया बी में चले गए थे और फिर उन पर हमला हुआ। तो मैं बस ये स्पष्ट कर दूं, इस समय यहूदा और सामरिया में रहने वाले इजरायली को एक कानूनी व्यवस्था के अधीन रखा गया है, जिसे कोगाट चलाता है, लेकिन जो वास्तव में उस क्षेत्र में इजरायल के अधिकांश सिविल कानून लागू करता है। सी क्षेत्र में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए कौन सी कानूनी व्यवस्था लागू होती है? बहुत जटिल है। तो फलस्तीनी प्राधिकरण है जो क्षेत्रों ए और बी में अपना कानून लागू करता है, और यहां तक कि सी क्षेत्र में भी, हमारे और सी में स्थित फिलिस्तीनी कस्बों के बीच। इजरायली कानून प्रवर्तन तंत्र है जो क्षेत्र सी में इजरायली कानून लागू करता है, लेकिन कभी-कभी क्षेत्र बी और सी में भी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और उस क्षेत्र सी में ले जाया जाता है, परिभाषा के अनुसार इजरायली सेना और पुलिस को उसे वापस लाना चाहिए। वे ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि आतंकवाद का खतरा है। इसलिए वे उन कस्बों में, फिलिस्तीनी कस्बों में, यहां तक कि क्षेत्र सी में भी सेना की सुरक्षा के बिना प्रवेश नहीं करते। लेकिन यही समस्या है, वे निश्चित रूप से क्षेत्र बी और ए में नहीं जाते। लेकिन अगर आप क्षेत्र ए के एक फिलिस्तीनी हैं और क्षेत्र सी की सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और तेज गति से चलाते हैं, तो आपको एक इजरायली चालान मिलेगा। तो दोनों तरफ से कानून लागू किया जाता है। फिलिस्तीनी पुलिस के साथ समस्या कुछ दिन पहले ही हुई थी, जब उन्होंने क्षेत्र सी में इजरायलियों पर कानून लागू किया। ये कुछ दिन पहले हुआ था। उन्होंने मूल रूप से एक रिजर्व सैनिक का अपहरण कर लिया, एक ऐसी सड़क पर जो आतंक के कारण इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन हमने उस सड़क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हवोट के साथ जो हुआ, उन रैंचों के कारण जिन्होंने वास्तव में फिलिस्तीनियों को हटा दिया था। लेकिन फिलिस्तीनी पुलिस असल में वो एक सैन्य बल है। उन्होंने उस सड़क पर, जिस पर वे दशकों से करते आ रहे थे, एक रोड ब्लॉक लगा दिया और उन्होंने एक सैनिक को रोक लिया और वे उसे ले गए। ये एक पागल कर देने वाली कहानी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीनी पुलिस एरिया सी में कानून लागू कर रही है। तो ये बहुत जटिल मुद्दा है, और यही फिर से है कि इजरायली वास्तव में कानून लागू करने की उपेक्षा कर रहे हैं, परिभाषा के अनुसार सबसे पहले एरिया सी में। ये सारी जटिलताएं चोरों के लिए एक मौका पैदा करती हैं। इजराइल में हर साल मेरा ख्याल है करीब 25,000 कारें चोरी होती हैं। उनमें से 90% यहूदिया और सामरिया में जाती हैं, क्योंकि बी और ए में कानून का कोई प्रवर्तन नहीं है, और वास्तव में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को इससे फायदा है। आप टिकटॉक वीडियोस या इंस्टाग्राम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीनी लोग चोरी की गई इजरायली कारें बेच रहे हैं। आप इजरायली नंबर देख सकते हैं, और इजरायली पुलिस कभी भी उस शहर में कानून लागू करने नहीं जाएगी। तो कानून के राज की कमी सिर्फ जमीन के मालिकाने तक सीमित नहीं है, ये कारों के मामले में भी है। ये एक कार दुर्घटना है जिसमें एक फिलिस्तीनी कार और एक इजरायली कार शामिल है। बहुत सारी जटिलताएं हैं, और फिर से इजरायलियों को यह तय करना होगा कि वे यहूदा और सामरिया के भविष्य को कैसे देखते हैं। जिस पल वे वास्तव में सामान्य कानून का राज कायम करने का फैसला करेंगे, उस पल अधिकांश विवाद हल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझना चाहती हूँ,
अगर आप पुलिस तैनात करते हैं तो वे इसी क्षेत्र के फिलिस्तीनियों पर भी इजरायली सिविल कानून लागू करेंगे। और वहाँ मुझे याद नहीं है कि मैंने जो आखिरी आंकड़े पढ़े थे वे क्या थे, लेकिन आप जानती हैं, माना जाता है कि लगभग 30% प्रभावी नियंत्रण है। आपने पहले 50% कहा था। कुछ साल पहले सी क्षेत्र पर 30% प्रभावी नियंत्रण था। तो उस इलाके में फिलिस्तीनियों की काफी रुचि है। और इजराइल मूल रूप से यही कह रहा है कि अगर आप सी क्षेत्र में रह रहे हैं तो अब यहाँ इजरायली कानून लागू होगा और इजरायली कानून प्रवर्तन द्वारा इसे लागू किया जाएगा। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको जमीन की मालिकियत की एक बहुत आधुनिक व्यवस्था तय करना होगा। रेगिस्तान अव्यवस्थित है। इसे इजरायली राज्य भूमि के रूप में घोषित नहीं किया गया है और इसे व्यक्तिगत भूमि के रूप में भी व्यवस्थित नहीं किया गया है। ये अजीब है। मैं आपको सबसे अजीब उदाहरण देता हूँ। तो मैं यहूदिया और सामरिया में रहता हूँ, ऐसी जगह पर जिसे सरकार की सारी मंजूरियां मिली हैं। मेरे पीछे एक घर है। अब वो घर अवैध है क्योंकि एक फिलिस्तीनी ने कहा कि उसने उस इलाके में कभी पेड़ लगाए थे। वो अपनी मालिकियत साबित नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसके पास दावा है, इजरायली उस इलाके को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वो इसे साबित नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ बहुत ही अमूर्त दावा करता है। इजरायली वास्तव में ये दावा करने के लिए तैयार नहीं है कि वो उनका है। किसी को भुगतान करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकता कि वो उसका है। तो वहां मान लीजिए लगभग 150 मीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा है जिसका मालिक कोई नहीं है और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जमीन के मालिकाना हक की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। तो वहां पहले एक घर था और उन्होंने उसे गिरा दिया क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि उस इलाके, उस जमीन का मालिक कौन है। उसके पास सबूत नहीं है। सरकार कोई व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल के भीतर अगर आप गलती से किसी और की निजी संपत्ति पर घर बना लेते हैं, तो आप उस आदमी को पैसे दे देते हैं। लेकिन यहां देने के लिए कोई है ही नहीं। आप उस जमीन को खरीद नहीं सकते। तो इस तरह मालिकाना हक की अस्पष्टता वास्तव में ऐसी अजीब परिस्थितियां पैदा करती है जिन्हें आप हल नहीं कर सकते। इसे लीजिए और इसे गोलान हाइट्स और सामरिया में लाखों एकड़ जमीन पर लागू कीजिए, जहां बहुत सारे लोग हैं जिनका राष्ट्रीय, मान लीजिए धार्मिक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का संघर्ष है, और वही फूट पड़ता है। इसे हल करने का तरीका, मैं खुद को दोहरा रहा हूं, इसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, संरचना। तो हाँ, तो चलिए अगले कुछ मिनटों में जब हम शो को आगे बढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं जैसे मुझे इसके कदम समझाइए। मुझे पता है कि मंत्री स्मोट्रिच ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। लेकिन मुझे समझाइए कि आपका समाधान हकीकत में कैसे लागू होगा। आप दो काम एक साथ करते हैं। सबसे पहले आप अगले साल घोषणा करते हैं, जिन भी लोगों का यहूदिया और सामरिया के किसी क्षेत्र पर दावा है, उन्हें इस अदालत में आना होगा जिसमें अनगिनत वकील और जज हैं, और उन्हें अपने दावे साबित करने होंगे। ऐसे लोगों की समस्याएं हैं जिन्होंने जमीन विरासत में पाई है और विरासत को व्यवस्थित नहीं किया है। यहूदिया और सामरिया में क्षेत्र के सभी दावे, और हम ये तय करते हैं कि अगले 24 महीनों में हम ये स्पष्ट करेंगे और पूरे यहूदिया और सामरिया के लिए जमीन के स्वामित्व का एक बहुत ही आधुनिक तरीका अपनाएंगे। अगर सब कुछ नहीं, तो कम से कम एरिया सी में, फलस्तीनी हो या इजरायली, फर्क नहीं पड़ता। और मैं जमीन के स्वामित्व के प्रमाण की शर्त को न्यूनतम स्तर तक कम करने के लिए तैयार हूं। साथ ही आप लेन देन की प्रक्रिया तय करते हैं कि खरीद फरोख्त कैसे होगी। यहूदिया और सामरिया में लोगों के बीच जमीन के लेन देन में, क्योंकि आज वहां जमीन खरीदना बहुत ही पागलपन भरा, जटिल और लगभग असंभव है। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच और दूसरों के बीच भी यह बहुत जटिल है। इसका समाधान सबसे पहले स्पष्टता लाएगा। साथ ही आप यहूदिया और सामरिया में बटालियनों की संख्या कम करना शुरू करते हैं। सैन्य बटालियन। आप एक विशेष सैन्य पुलिस को प्रशिक्षित करते हैं जो यहूदिया और सामरिया में नागरिक कानून लागू करने के लिए प्रशिक्षित होती है, और आप एक एक बटालियन करके शुरू करते हैं, उन्हें पुलिस से बदलते हुए, सैनिकों से पुलिस अधिकारियों में बदलते हुए, रिजर्विस्टों पर बोझ कम करना, इसे एक पल के लिए अलग रख दें, और वास्तव में ऐसे क्षेत्र बनाना जहां पुलिस अधिकारी ही गाजा क्षेत्र में रोजाना सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग हों। पेशेवर पुलिस अधिकारी। 2 साल में मुझे विश्वास है कि हम इन लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यूनिट्स को स्थापित करें,
जमीन के क्षेत्र को व्यवस्थित करें। दूसरा, आप तीनों काम करें। मान लीजिए कि फिलिस्तीनी हिंसा, फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच राष्ट्रीय विवाद और यहां तक कि इजरायली हिंसा भी दूसरी ओर काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि कानून का राज स्पष्ट होगा। मुझे लगता है कि एक और चीज होगी, जब इजरायली और फिलिस्तीनी जमीन की खरीद फरोख्त के जरिए आपस में बहुत व्यापार करेंगे। इससे बहुत सारी क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी, जैसे कि उस शहर का मालिक कौन है और ऐसी बहुत सी चीजें। और अगर आप हर्नांडेज de सोतो की किताब द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल पढ़ें, जो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, तो वो वास्तव में फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करेगी। क्योंकि आज एक फिलिस्तीनी जिसके पास कहीं दूर एक खेत पर कुछ दावा है, उसके पास उसे गिरवी रखने या उसका उपयोग करके कोई लोन लेने का कोई तरीका नहीं है, ताकि वो कोई व्यापार शुरू कर सके या जो भी और कुछ करना चाहता है। कानून के शासन की कमी वास्तव में आर्थिक विकास को रोकती है। तो दूसरा, हम ये दोनों रास्ते अपनाते हैं। कानूनी व्यवस्था बनाना, विवादों का समाधान करना, तर्क को परिभाषित करना, स्वामित्व को परिभाषित करना, एक असली पुलिस बल बनाना जो दोनों पक्षों के लिए निजी संपत्ति की रक्षा करे और उसके अधिकार लागू करे और इजरायली कानून का शासन लागू करे, कम से कम क्षेत्र सी में। यह वास्तव में शांति बढ़ाएगा, यहूदा और सामरिया में शांति बनाए रखेगा, कुछ अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाएगा, इजराइल की कूटनीतिक रूप से मदद करेगा और फिलिस्तीनियों को आर्थिक विकास के लिए सक्षम बनाएगा। तो ये एक व्यापक और अच्छी तरह से सोचा समझा योजना लगती है। मुझे पता है कि इसे हमारे राष्ट्रीय नीति पत्रिका हाशिल ओआज में भी कुछ हद तक प्रकाशित किया गया है, जो कि हिब्रू में है और ये लोकप्रियता भी हासिल कर रहा है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही तनावपूर्ण चुनाव है। ऐसा लगता है कि जो गुट चुनाव लड़ रहे हैं, सही है, ब्लॉक्स, वामपंथी और दक्षिणपंथी, उनके बीच अभी भी काफी अंतर है। और मैं सोचती हूँ कि किस हद तक कोई दीर्घकालिक योजना, भले ही ऐसा लग रहा है कि अब कुछ उपायों के जरिए उसे लागू किया जा रहा है, वाकई में टिक पाएगी। आप जिस बारे में बात कर रही हैं उसके लिए राजनीतिक संभावना क्या है? तो अगर आइजनकोट प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये रुक जाएगा और दुर्भाग्यवश हम यहूदा और सामरिया में अराजकता जारी रखेंगे। अगर नेतन्याहू चुनाव जीतते हैं और स्मोट्रिच इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसके होने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि इजरायली जनता में इस बात पर सहमति है कि पहला, यहूदा और सामरिया में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा, और दूसरा, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा और इसे व्यवस्थित करना होगा। और मुझे लगता है कि पेशेवर लोग इसे समझना शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मंत्री कार्ड्स के बयान के बाद कि वो यहूदा और सामरिया में पुलिस तैनात करना शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 5-10 वर्षों में इसके होने की अच्छी संभावना है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये होगा, क्योंकि फिर से हमें यह तय करना है कि इन क्षेत्रों के बारे में हमें क्या करना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे पिछले 50-60 वर्षों में 1967 के बाद से कोई भी छूने के लिए तैयार नहीं है, और हमें फैसले लेने चाहिए, कम से कम इस बारे में कि हम इसे कैसे प्रबंधित करें, ताकि हम हिंसा को प्रोत्साहित ना करें, बल्कि वास्तव में कानून का राज कायम करें। यही सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो मैं काफी हद तक यथार्थवादी आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि पवित्र भूमि में कोई भी इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकता। मैं आपको आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं भविष्य में होने वाली चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे फिर से बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।